स्थापत्य कला को समझने के लिए हम सबसे अधिक जिस संवेदी अंग का उपयोग करते हैं वो है हमारी आंखें। लेकिन यदि हम परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बदलाव लाकर आंखों के बजाय कानों का उपयोग करें तो भारतीय वास्तुकला की कुछ विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे। भारतीय वास्तुकला की ये कड़ी संरचनाओं की दिखावट पर नहीं बल्कि उनसे निकलने वाली ध्वनियों की यात्रा कराएगी। आज की इस यात्रा में हम एलोरा स्थित पत्थरों की गुफाओं, हम्पी के संगीतमय स्तंभों, हैदराबाद के गोलकोंडा किले और लखनऊ स्थित बड़े इमामबाड़े के संगीतमय हॉल की वास्तुकला को समझेंगे। तो हमारी इस यात्रा के सहभागी बनिए और समझिए कि किस प्रकार प्राचीन भारत में ध्वनि विज्ञान का विकास हुआ था। हम हैदराबाद में हैं, जो भारत के एक नए राज्य तेलंगाना की राजधानी है। हम शहर की भीड़ भाड़ भरी गलियों से दूर गोलकोंडा किले तक पहुंचते हैं, जो अपने में एक छोटा सा राज्य लगता है। गोलकोंडा नाम तेलुगु शब्द गोलाकोंडा से प्रभावित है, जिसका अर्थ है चरवाहे की पहाड़ी। इसे दक्षिण के पठार पर स्थित सबसे विशाल किला माना जाता है, जो लगभग 121 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें दीवारों की 3 पंक्तियां हैं। इसमें 8 विशाल प्रवेश द्वार हैं। किले में 87 बुर्ज हैं, जिनकी ऊंचाई 15 से 18 मीटर है। इन बुर्जों के आसपास लगी तोपें इस किले को लगभग अभेद बनाती थीं। ये किला 13वीं सदी के आसपास बना था। मूल रूप से इस पर काकतीय साम्राज्य का नियंत्रण था। ये शहर मध्यकाल में हीरों के व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था। मार्को पोलो जैसे यात्रियों ने इसकी पुष्टि भी की है। कोहिनूर और दरियाए नूर जैसे कुछ प्रसिद्ध हीरों को गोलकोंडा के आसपास की खानों से निकाला गया था। चलिए अब इतिहास की बातें छोड़ ताली बजाते हैं। आपको आश्चर्य हुआ? यदि हम यहां गुंबद के नीचे ताली बजाते हैं तो उसकी आवाज यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर स्थित बालाहिसार मंडप में भी सुनाई देती है। ये ध्वनि संदेश माध्यम के रूप में कार्य करती थी। इस किले की विभिन्न संरचनाएं ऐसी हैं जिनमें अलग अलग बिंदुओं पर आवाज पहुंचती थी, जिसे दरबार हॉल की छत से यहां आने वाले व्यक्तियों के संबंध में संदेश देने के लिए उपयोग किया जाता था। मित्र के लिए 1 ताली, दुश्मन के लिए 2 तालियां बजाई जाती थीं और ऐसी स्थिति में बाहरी दीवार के दरवाजे तुरंत बंद कर दिए जाते थे। सम्मानित अतिथि के लिए 3 तालियां बजाई जाती थीं। लेकिन यहां ध्वनि के फैलाव का पता लगाने से पहले हम समझते हैं कि ध्वनि या आवाज किस प्रकार से प्रसारित होती है। ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से निकलती है। जब किसी ढोल को पीटा जाता है तो ढोल की लचीली परत ऊपर नीचे होती है। ढोल की परत के कंपन से हवा के ऊपर नीचे होने से आवाज निकलती है। जब परत ऊपर जाती है तो ऊपर की हवा दबती है और जब परत नीचे आती है तो हवा फैलती है। हवा पर पड़ने वाले दबाव और फैलाव के कारण वायु दाब में अंतर उत्पन्न होता है।
वायु ताप में होने वाला अंतर ढोल की सतह से उसी तरह आगे बढ़ता है जैसे किसी तालाब में लहरें बढ़ती हैं। इस प्रकार ढोल से ध्वनि निकलती है जो हमें सुनाई देती है। ध्वनि लहर की तरह संचरित होती है, इसलिए अवरोध से टकराने पर इसमें बदलाव आता है। संभावित बदलावों में अवरोध से परावर्तन यानी वापस लौटना, अवरोध के आसपास विसरण यानी फैलाव, और अवरोध में या फिर किसी नए माध्यम में परावर्तन के साथ संचरण आदि शामिल हैं। किसी सतह से ध्वनि तरंगों के परावर्तन को एको यानी गूंज या फिर प्रतिध्वनि नामक दो परिघटनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एको कैसे होता है। यदि आप घाटी के किनारे खड़े हैं और आप चिल्लाते हैं हेलो, तो चिल्लाने पर ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं जो घाटी से दूर तक जाती हैं। घाटी के विपरीत स्थित चट्टानें ध्वनि तरंगों की वायु दाब ऊर्जा को विक्षेपित कर देती हैं, जिससे ये विपरीत दिशा में गति करने लगती है। इस प्रकार ध्वनि तरंगें वापस आपको सुनाई देती हैं। आप जहां खड़े हों और घाटी की दीवार लगभग 17 मीटर दूर है, तब ध्वनि तरंगों के परावर्तित होकर वापस आने में 0.1 सेकंड का समय लगेगा। क्योंकि ध्वनि की अनुभूति हमारी स्मृति में सामान्यतः 0.1 सेकंड तक ही रहती है, इसलिए मूल ध्वनि की अनुभूति और परावर्तित ध्वनि की अनुभूति में मामूली समय अंतराल होता है। इसलिए परावर्तित ध्वनि तरंगों की अनुभूति को एको कहा जाता है। आइए इसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। नीली तरंग मूल ध्वनि को दर्शाती है। ग्राफ के तल पर समय में देरी को अंकित किया जाता है, जो सामान्यतः मिली सेकेंड्स में होता है। एको में परावर्तित ध्वनि तरंगें ज्यादा समय लेती हैं, जिन्हें पीले रंग में दर्शाया गया है। हेलो। एको की तुलना में रिवर्बरेशन यानी प्रतिध्वनि अलग है। हेलो। प्रतिध्वनि में परावर्तित ध्वनि तरंगें हमारे कानों तक 1 सेकंड से भी कम समय में पहुंचती हैं। हेलो। क्योंकि मूल ध्वनि तरंगें हमारी दिमाग में अभी भी रहती हैं। यहाँ मूल ध्वनि तरंगों और परावर्तित ध्वनि तरंगों की अनुभूति में समय अंतराल नहीं होता है। हम ग्राफ में देख सकते हैं कि परावर्तित तरंगें कम देरी में हमारे पास वापस पहुंचती हैं। दोनों तरंगें यानी मूल तरंग और परावर्तित तरंगें मिलकर एक दीर्घ ध्वनि तरंग में बदल जाती है, जिसे प्रतिध्वनि यानी रिवर्बरेशन कहते हैं। चलिए वापस गोलकोंडा की ओर लौटते हैं। ध्वनि की इस बुनियादी समझ के साथ आइए हम इस किले की इंजीनियरिंग को समझते हैं। किले को जिन वास्तुकारों की देखरेख में बनवाया गया था, उनमें ज्यादातर ईरान के इस्फहान इलाके के थे। उन्होंने यहाँ मिट्टी के बर्तन और तशला जैसी ध्वनि परावर्तक गुणों वाली सामग्रियों का उपयोग किया था। इन ध्वनि संवेदी सामग्रियों को उन्होंने इमारत की निर्माण सामग्रियों के साथ मिलाया। उनके द्वारा उपयोग की गई दूसरी तकनीक संपीड़न और प्रवर्धन से संबंधित थी। गोलकोंडा किले में करताल ध्वनि वाले बरामदे में एक तरफ घटते आकार में मेहराबों की श्रृंखला है। ये मेहराबें इस अद्भुत ध्वनि का मुख्य आधार हैं। इससे सेना प्रमुख सुन सकता था कि पहरेदार क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस बरामदे में गुंबद के नीचे निकलने वाली ध्वनि संपीड़ित होकर वापस फैलकर लगभग 1 किलोमीटर दूर तक जाती थी। इस किले में ध्वनि के 2 और आकर्षक उदाहरण हैं। एक है क्रियान्वयन हॉल, जो एक ऊंची बालकनी के नीचे है। यहां पर सुल्तान बैठकर न्याय किया करते थे। यदि अपराधी को दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा का आदेश दिया गया, तो सजा इस ऊंचे छत वाले हॉल के नीचे एक विशेष स्थान पर दी जाती थी।
इस स्थान से अपराधी की अंतिम सांस की ध्वनि प्रवर्धित होकर सभी को, विशेषकर सुल्तान को सुनाई देती, जो 9 मीटर की ऊंचाई पर बैठा होता था। ऐसा दृश्य भयावह होता होगा, लेकिन इसमें ध्वनि की अच्छी थी। दूसरा आकर्षण फुसफुसाने वाले हॉल का है। इसका उपयोग शाही महिलाओं द्वारा अतिथियों के मनोरंजन के लिए किया जाता था। सुल्तान निजी बातचीत सुन सकता था, क्योंकि दीवारें इस प्रकार बनाई गई थीं जो आवाज को फैलाएं। हालांकि निजता का सम्मान नहीं था, लेकिन ध्वनि डिजाइन का ये एक अच्छा उदाहरण है। फुसफुसाने वाले हॉल के विचार पर हम आगे बात करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य के साथ हम नवाबों के ऐतिहासिक शहर लखनऊ का रुख करते हैं। हम इस शहर की आकर्षक सड़कों पर चलते हुए बड़े इमामबाड़े तक पहुंचते हैं। पहले इमामबाड़े के निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। इस इमारत का निर्माण 1784 में अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कारीगरों के 2 समूहों को काम पर रखा। एक समूह दिन के समय काम करता था, तो वहीं दूसरा समूह रात के समय काम करता था। इस प्रकार काम का दायरा बढ़ा। सन 1891 में तैयार हुआ इमामबाड़ा आज भी लखनऊ की प्रतिष्ठा के रूप में खड़ा है। ये बड़ा इमामबाड़ा गौथिक शैली युक्त राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इमामबाड़ा परिसर में एक बड़ा हॉल है, जो एक आकर्षक प्रांगण के छोर पर स्थित है। इस प्रांगण में 2 आलीशान त्रिस्तरीय मेहराबों वाले प्रवेश द्वार से पहुंचा जा सकता है, जिसकी लंबाई 49.4 मीटर और चौड़ाई 16.2 मीटर है। ये एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, जिसमें अंदर से लकड़ी, लौह या पत्थरों की बीम का उपयोग नहीं किया गया है। इस हॉल की छत तकरीबन 15 मीटर ऊंची है। हॉल की छत 4.8 मीटर मोटी है, जिसका वजन लगभग 20,000 टन है। लोगों को इस छत को देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि इसे बिना गार्डरों या बीमों से बनाया गया है। इस छत के नीचे 3 हॉल हैं, जिन्हें पर्शियन हॉल, चाइना हॉल और इंडियन हॉल कहते हैं। पर्शियन हॉल केंद्रीय हॉल है और आकार में काफी बड़ा है। चाइना हॉल रोचक ढंग से बना है। ये जमीनी स्तर पर वर्गाकार और मध्य ऊंचाई पर अष्टकोणीय एवं शीर्ष पर 16 पक्षीय है। इंडियन हॉल का आकार तरबूज के जैसा है। ये वही हॉल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ ध्वनि की ऐसी है कि यदि कोई एक माचिस की तीली भी रगड़ता है, तो उसकी आवाज पूरे हॉल में सुनाई देती है। हमारा अगला गंतव्य है कर्नाटक के बीजापुर में स्थित गुंबद आकार वाला मकबरा, जिसे गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है चक्रीय गुंबद। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है और कुछ इसे एशिया का सबसे बड़ा गुंबद मानते हैं। गुंबद के किनारों पर 4 मीनारें हैं। इनमें सीढ़ियों की श्रृंखला है जो चक्रीय बालकनी में खुलती हैं, जिन्हें फुसफुसाती गलियारा कहा जाता है। इस स्थान पर ध्वनिकी के कारण धीमी आवाज को भी इस मकबरे के दूसरी तरफ सुना जा सकता है। ताली बजाने पर उसकी प्रतिध्वनि 10 बार से अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह और उनकी बेगम इस गलियारे में अपने संगीतकारों से वाद्य यंत्र बजाने को कहते थे, जिसके कारण संगीत की आवाज इस हॉल के हर कोने तक पहुंचती थी। ऐसा इस गलियारे की विशाल परिधि और गुंबद के कारण होता है, थोड़ा वैसे ही जैसा हमने इमामबाड़े में देखा था।
ध्वनि तरंगे गुंबद और छत से टकराते हुए घुमावदार सतह से परावर्तित होकर कमरे के एक या अधिक स्थानों पर केंद्रित होती हैं। इसलिए यदि आप सही स्थान पर खड़े हों तो आप तकरीबन 5 से 10 मीटर दूरी पर धीमी आवाज में हो रही बातचीत भी सुन सकते हैं। भौतिकी की इस परिघटना को सबसे पहले महान ब्रिटिश भौतिकविद लॉर्ड रेले ने लंदन के प्रसिद्ध सेंट पॉल गिरजाघर में देखी गई समान परिघटना के माध्यम से समझाया। हमारा अगला गंतव्य है महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित पत्थरों की गुफाएं। इन बेसाल्ट पत्थरों की गुफाओं को 5वीं से 10वीं ईसा पूर्व चरणाद्रि पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। यहाँ की गुफाएं बौद्ध धर्म, ब्राह्मणवाद एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। आज हमारा लक्ष्य बौद्ध गुफाओं पर है। ये गुफाएं मुख्यतः विहार थे जिनमें छोटे कमरे, पत्थर से बने बिस्तर और ध्यान कक्ष हैं। कुछ कमरों में बुद्ध के जीवन, अवतारों, बोधिसत्व और संतों को चित्रित किया गया है। ये 10 नंबर गुफा है। इसमें चैत्य या प्रार्थना हॉल है। छत पर लगे पत्थर ऐसे लगते हैं मानो लकड़ी की बीम हो। स्तूप के मध्य में बुद्ध की विशाल प्रतिमा लगी है। इस गुफा की ध्वनिकी भी काफी अनोखी है। यदि हम कोई आवाज निकालते हैं तो उसे पूरे हॉल में सुना जा सकता है। इसका उपयोग संगीत गैलरी के रूप में किया जाता था। गुफा का आकार और इसकी धारीदार छत इसके ध्वनिकी प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। हमारा अंतिम गंतव्य कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट से सटा हम्पी के मंदिरों वाला स्थान है, जो एक समय विजयनगर राज्य का हिस्सा था और इसे देश के कुछ अद्भुत स्थापत्य कला वाले स्थलों में से एक माना जाता है। हम्पी के अनेक शानदार आकर्षणों में से मुख्य है विट्ठल मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में करवाया गया था। विट्ठल मंदिर एक विशाल आयताकार परिसर में खड़ा है, जिसकी लंबाई 164 मीटर और चौड़ाई 94.5 मीटर है। मंदिर में प्रवेश करने पर हम इसकी विभिन्न संरचनाओं में शामिल ज्यामितीय शुद्धता से प्रभावित होते हैं। इस परिसर की 2 मुख्य संरचनाओं में एक पत्थर का रथ और दूसरा पिलर हॉल है। इस परिसर में खड़ा पत्थर का रथ मंदिर का मुख्य आकर्षण है, जो गरुड़ की छवि के साथ विष्णु के वाहन के रूप में बना है। इसके पहिए एक समय तक गतिमय थे। इन्हें अब हम कर्नाटक पर्यटन के संकेत चिन्ह के रूप में देख सकते हैं। पत्थर के रथ को पार करके हम हाथी के कटघरे से सजी सीढ़ियों तक आते हैं, जो महामंडप या विशाल हॉल की ओर ले जाती हैं। महामंडप एक अलंकृत मंच पर खड़ा है, जिसके आधार को व्यापारियों, जानवरों और फूलों की कलाकृतियों से सजाया गया है। इस महामंडप में 5 हॉल हैं, जिनमें से 4 मुख्य आधार दिशाओं की ओर हैं और केंद्र में खुली छत वाला एक हॉल है। इस महामंडप के मुख्य आकर्षण यहां स्थित विशालकाय नक्काशीदार स्तंभ हैं। इन स्तंभों को संगीतमय पिलर कहा जाता है। इनकी संख्या 56 है। इन विशाल पिलरों में से पतले और छोटे पिलरों को जब थपथपाया जाता है तो इनमें से ध्वनि निकलती है।
यह स्तंभों के आकार अलग अलग हैं, जैसे कि ये स्तंभ ऊपर और नीचे से अलग आकार का है। आकारों में विविधता के कारण सभी स्तंभ अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से संगीत के 81 यंत्रों की ध्वनि निकलती थी। हालांकि इनमें से अधिकतर अभी काम नहीं करते हैं। जब पिलर को शीर्ष पर, मध्य में या आधार पर थपथपाया जाता है तो पिलर से अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। रोचक बात यह है कि ये खोखले नहीं बल्कि ठोस हैं। इन पिलरों की ऊंचाई 3.6 मीटर है और इनमें संगीतज्ञों, संगीत उपकरणों और नर्तकों की नक्काशी की गई है। एक सीध में खड़े 40 पिलरों से गलियारा बना है। शेष 16 पिलर केंद्र में आयताकार परिसर बनाते हैं। पिलरों को ठोस ग्रेनाइट से बनाया गया है। अनेक पिलर सम्मिश्र हैं। प्रत्येक एकल पिलर अनेक छोटे और पतले पिलरों से बना है। अंग्रेजों ने इस आश्चर्य के पीछे का कारण खोजना चाहा और उन्होंने 2 पिलरों को काटा, जिससे वो देख पाएं कि पिलरों के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं जो आवाज करता है। लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। चलिए देखते हैं कि ये पिलर किस प्रकार से संगीत उत्पन्न करते हैं। ये पिलर ठोस हैं, इसलिए इनसे निकली ध्वनि का कारण कंपन है। ध्वनियां विभिन्न स्रोतों से निकलती हैं। मानव आवाज पैदा करते हैं, जानवर भी आवाज निकालते हैं और संगीत उपकरणों से भी विभिन्न प्रकार की आवाजें निकलती हैं। संगीत वाद्य यंत्रों की 3 श्रेणियां हैं: ताल वाद्य, डोर और सुशिर वाद्य यानी हवा। कुछ वाद्य यंत्रों को किसी वस्तु से पीटने पर उनमें से ध्वनि निकलती है। ऐसे यंत्रों को ताल वाद्य कहते हैं, जैसे ढोल या ज़ाइलोफोन। जब ज़ाइलोफोन की पट्टियों को पीटा जाता है तो ध्वनि निकलती है। ज़ाइलोफोन की विभिन्न पट्टियों को पीटने पर अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। यही सिद्धांत हम्पी के पिलरों पर लागू होता है। पिलरों को हथौड़े की जरूरत नहीं होती है, इन्हें तो हल्की सी थाप की जरूरत है। ये पिलर हमें द्रविड़ लोगों के अनोखे इंजीनियरिंग कौशल से परिचित कराते हैं। स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में ध्वनि विज्ञान काफी उन्नत था। ये देखना काफी दिलचस्प रहा है कि इस तरह के प्राचीन स्मारकों में विकसित विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था। हमारे देश के ऐसे ही अनोखे स्मारकों में छिपे विज्ञान को समझने के लिए देखते रहिए कार्यक्रम भारतीय वास्तुकला।